My voice is audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see there. Yesterday we discussed your nature, characteristics or features of principles of management. Isn't it? General guidelines. Now second one we discussed what? Formed by practice and experimentation, universal applicability, flexibility, contingent, mainly behavioral in nature, cause and effect relationships. Okay, so these seven features we discussed yesterday of your principles of management. Now today we will discuss about your significance of management principles. Okay, so what are the importance of principles of management? First one is your they provide the managers with useful insights into reality. Now, they add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances. इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपना क्या करते हैं, अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, अपने एबिलिटी को यूज़ करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस उनके आते हैं, मैनेजरियल सिचुएशंस आते हैं। उन मैनेजरियल सिचुएशंस को वो कैसे टैकल करते हैं, उनको एक रास्ता दिखता है जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वो अपनाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जैसे कोई गाइडलाइंस होता है, किसके पद चिन्हों पे चलकर तुम आगे बढ़ोगे, कैसे जानोगे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो ये मेरे जहन में कैसे आएगा, मेरे दिमाग में कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब मुझे उसके बारे में ज्ञात होगा, मालूम होगा, नॉलेज होगा, एबिलिटी होगी और साथ में अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे सिचुएशंस को हम जांच पाएं या परख पाएं या समझ पाएं। तो यहाँ पर बात आता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने जो उनके दिमाग में है उसको रियलिटी पे लाने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काफ़ी कारगर साबित होता है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये बोलता है कि आप जो सोचते हो उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का होना क्या है, जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहला समझ में आया तुमको? दे प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके। नाउ सेकंड बोला दे हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस है कि अगर मुझे मालूम है कि कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, किस तरीके से करना है, साइंटिफिक वे में जाना है, ठीक है ना, हम साइंस को यूज करेंगे मैनेजमेंट में, ठीक है, और हम यहाँ पर ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे, कोई तुक्का नहीं मारेंगे, कोई ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे। तीर मारेंगे तो लाइट जलाकर मारेंगे, निशाने पे मारेंगे। तो इसका मतलब है एक्यूरेसी के साथ जाएंगे। तो ट्रायल एंड एरर का कोई भी अप्रोच हमको नहीं करना है। जैसे पहले मैनेजर्स क्या करते थे, पहले के ज़माने में ट्रायल एंड एरर करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अपना लगा तो लगा, हुआ काम तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल के डेट में सारे डिसीजंस तुम्हारे पर्सनल बायस पे नहीं लिए जाते, पर्सनली नहीं लिए जाते, पर्सनल जजमेंट नहीं होता यहाँ पे। जो भी होता है वो तुम्हारा इफेक्टिव वे में होता है और एफिशिएंट वे में होता है। तो यहाँ पर बात आता है कि जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं तो हम वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको मिनिमल कर सकते हैं और ट्रायल एंड एरर वाले प्रॉब्लम से हम ओवरकम हो सकते हैं। ट्रायल एंड एरर में तुमको पता है ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब? तुक्का मारना, ठीक है ना। तो तुक्का, जैसे मान लो तुक्का का मतलब होता है गैस कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना। यहाँ पर कोई गैस करने का अप्रोच है ही नहीं है। हमको किसके थ्रू जाना पड़ेगा बताओ, मैं तुमको बताया किसके थ्रू जाना पड़ेगा, So कौन सा? scientific. यस, साइंटिफिक डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है ना। कौन से डिसीजंस? साइंटिफिक डिसीजंस लेने। तो ये दूसरा वाला भी मैं तुमको बता दिया कि यार पहला तो पता है कि मैनेजर्स अपने जो दिमाग में सोचते हैं उसको हकीकत में कैसे ला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज होगा। यहाँ पर बात आता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं जाएंगे हम,
हमको ट्रायल एंड एरर अप्रोच नहीं करना, इससे ओवरकम होना है, इससे आगे जाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पर्सनल जजमेंट होता है ना कभी कभार कि मैनेजर बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे समझ में आती है बात, तुम लोग को क्या जानते हो, तुम लोग को छोटे मोटे एम्प्लॉय हो, तुम लोग सबऑर्डिनेट हो, तुमको कुछ नहीं मालूम नहीं है, हट, मैं जो बोलता हूँ वही सही होता है। तो उस तरीके से वहां पे पर्सनल जजमेंट है। जब आप कोई डिसीजन लेते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो सबको लेके चलना होता है। मैं तुमको कल भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मुझसे पढ़कर कोई नहीं है, मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हो तो हर कोई को इम्पोर्टेंस देना आपका कर्तव्य है, अगर आप मैनेजर हो तो बात यहाँ पर ये आता है कि कोई भी पर्सनल जजमेंट पर्सनली लेना, निजी तरीके से काम को करना, वो गलत है। आपको सबको साथ में लेके चलना होगा। बोलने का मतलब है जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी बात भी सुननी होगी, अपनी बात भी बतानी होगी, और लास्ट में एक डिसीजन पे आना होगा, एक कलेक्टिव डिसीजन में आना होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डिसीजंस ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इफेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बना सकते हैं, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। So this is the second importance of principles of management, that is they help in optimum utilization of what? Resources. Got it everyone? समझ में आया? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Now third one देखो, यहाँ पे third one जो बोला है, they help managers in taking scientific decisions. कौन सा decisions बोला है? Scientific. मैं तुमको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई blind faith पे नहीं जाएंगे। हम बोलते हैं ना भूत होता है, घोस्ट होता है, ठीक है ना, आत्मा होता है, परमात्मा होता है। तो हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस बोलता है कुछ नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता साइंस इस चीज को लेकर। वैसे हम ब्लाइंड फेथ पे नहीं जाएंगे। जैसे मैनेजर बोलेंगे हाँ मैं जो बोला वो सही है, मेरा तो बोल रहा है ना सिक्स सेंस बोलता है कि ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तुझे किसको लेना पड़ेगा? साइंस को लेना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या तुम्हारे एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स हमको बता देगा कि टाइम पे आया कि नहीं आया, रिपोर्टिंग ठीक टाइम पे किया कि नहीं किया। बायोमेट्रिक्स बताएगा कि इन कब हुआ, आउट कब हुआ। तो यहाँ पे साइंस ही काम किया है ना। एक रनर जब दौड़ता है, रनिंग करता है, तो हम क्या करते हैं? स्टॉप वॉच यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, हम रनर का हर चीज देखते हैं, कंप्यूटराइज एनालिसिस भी करते हैं, कंप्यूटराइज या डिजिटल वे में। तो आजकल हर चीज तो डिजिटल हो गया। मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो, ये तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ ना। तो इसका मतलब है हमने किसको यूज किया? किसको यूज किया मुझे बता। क्लास रूम मैनेजमेंट के लिए हमने किसे यूज किया? साइंस को यूज किया कि नहीं किया? हाँ, तो नॉर्मल सा बात है। तो हम कोई ब्लाइंड फेथ में नहीं जाएंगे, कोई अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा बात करेंगे कि सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाएगा। मतलब ह्यूमन एलिमेंट, जैसे मैं तुमको बताया था कल भी कि अगर ह्यूमन बींग्स काम नहीं कर रहे हैं या समय पे काम को करके नहीं दे रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिसाइजेशन होता है, ग्रुपिज्म होता है, एकजुट होकर बात करते हैं, है ना, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, मैनेजर की नहीं सुनते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा कि हम क्या करेंगे, हम डिवाइसेस यूज करेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे उनको जज करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो अपना काम सही समय पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि एक इंटरवल्स होगा, हर इंटरवल्स के बाद जैसे मान लो हाफ एन आवर का इंटरवल्स होगा, उनका गेट टुगेदर होगा, देन उनको प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा थ्रू तुम्हारा बोल सकते हो ये स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, ठीक है ना, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस लिया जाएगा उन लोगों से। तो नॉर्मल सा बात है कि हम साइंस को ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम स्कूल्स का बात करते हैं, स्कूल में भी आजकल टीचर स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ाने लगे ना, स्कूल्स में भी ट्रेनिंग जो होता है वो तुम्हारे स्मार्ट बोर्ड्स पे होता है, या डिजिटल वे में होता है, या कंप्यूटराइज होता है। तो नॉर्मल सा बात है कि हम साइंटिफिक डिसीजंस मैनेजर्स कैसे ले सकता है,
भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके ही ले सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि ब्लाइंड फेथ में मत जाओ, ट्रायल एंड एरर को यूज मत करो, ठीक है ना, जो चाहे अपने मन से मत करो, पर्सनल बायस के थ्रू मत जाओ, पर्सनल जजमेंट यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर क्या लगता है? साइंटिफिक डिसीजंस लगता है। साइंटिफिक वे में हमको काम करना है, जो कि हमको इफेक्टिवनेस लाएगा और इफिशिएंसी लाएगा हमारे काम को लेकर। इज इट क्लियर? थर्ड वाला समझ में आया तुमको? थर्ड क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है? सर Yes, sir. हाँ, ठीक है ना। फोर्थ वन क्या बोला? दे हेल्प इन मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैं तुमको कल भी बताया था कि मैनेजमेंट टोटली डायनामिक वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये डायनामिज्म पे बिलीव करता है। बोले का मतलब है हर हर पल कुछ ना कुछ चेंजेस है, फिर बदलाव है, ठीक है ना। और क्यों बदलाव है, उसका रीजन क्या है बता दो, क्यों चेंजेस है मुझे बताओ कोई। क्योंकि इसमें ये ह्यूमन एलिमेंट है ना। इसमें कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है? ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन बींग्स है। और ह्यूमन बींग्स को तो ब्रह्मा नहीं समझ पाया बनाकर, तो मैनेजर क्या समझेगा? सही बात है ना। तो ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना, उनको कंसिडर करना, उनको पंचुअल बनाना, उनको सिंसियर बनाना। मैं तुमको कल भी बोला था कि जब देश का सिपाही लड़ता है तो वो राष्ट्र को सबसे पहले लेता है। वो ये नहीं देखता कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू बिहार से है, तू उड़ीसा से है, तू बंगाल से है, तू राजस्थान से है, ठीक है ना, तू राजपूत है, तू जाट है, तू मराठा है, ये सब नहीं दिखेगा। जब गोली खाएगा तो किसके लिए खाएगा? बोलेगा मैं मराठी हूँ गोली खा रहा हूँ, मैं गुजराती हूँ गोली खा रहा हूँ, मैं उड़िया हूँ गोली खा रहा हूँ, कि मैं बिहारी हूँ गोली खा रहा हूँ? नहीं, वो बोलेगा क्या मुझे बताओ? वो बोलेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो नॉर्मल सा बात है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल वे में जाएंगे यार, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहेंगे। हम यहाँ पर अपने गिले शिकवे मिटाएंगे, सिंपल बात है। हमको कोई भी, तो नॉर्मल सा बात है कि मॉडिफाइड सिचुएशंस आएगा ना, सिचुएशंस डाइवर्स भी होगा, क्रिटिकल होगा, ठीक है ना। तो हर सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है जी। देखो मैं तुमको ये माइक्रोफोन भी बंद करूंगा, ठीक है ना, डिस्टरबेंसेस होता है ना। अभी ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर बोला कि दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय रेस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि सोसाइटी सबसे पहले आता है। हम जब बात करते हैं तो सोसाइटी में खाली हम लोग नहीं है, बाकी लोग भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो मैनेजर्स को देखना होगा कि जो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो पब्लिक हो, तो पब्लिक में कौन आएगा? पब्लिक में आपका आ जाएंगे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो ओनर्स हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, देन कस्टमर्स हैं। हर चीज को आपको देखना होगा। तो एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये बॉक्स में तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे बताओ। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिख रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया देखो, और कल मैं बताया भी था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। अच्छा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मैं कल क्या बताया था, थोड़ा मुझे बताओ तो, क्या बताया था, याद है सर किसी को? अब बताओ क्या फेयर देना होता है सर, जो अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड को। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए। कम से कम उतना तो पैसा दो कि वो अपना रोटी, कपड़ा और मकान, जो जरूरत की चीजें हैं उसको तो वो जी पाए, ठीक है ना। आप एक आदमी से काम कराते हो 24 घंटा और उसको सैलरी देते हो 2000 रुपया, ये जस्टिफाइड है यार? गलत है ना। आप एक इंसान से काम कराए 24 घंटा, है ना, वो अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना बच्चा छोड़ दिया, ठीक है ना, अपने बारे में नहीं सोचता है, बीमार रहता है, ठीक है, और उसको अलग अलग बीमारी पकड़ ली, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में नहीं सोचेगा कि भाई जब हम उससे ओवर टाइम काम कराते हैं तो भाई उसको पैसा दो ओवर टाइम का। आप ओवर टाइम कैसे करा सकते हो? आपने जब टाइम बनाया है कि भाई आप आओगे सुबह 8 बजे, जाओगे शाम को 8 बजे, तो 12 घंटा का ड्यूटी, तो 12 घंटा करने के बाद जाएगा। आप उसे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करा सकते। अगर आप ज्यादा कराते हो तो उसका क्या दोगे मुझे बताओ? पैसे दोगे।
सिंपल बात है। तो हेनरी फ्यूल ने भी ये बोला है कि भाई अगर आप किसी से ज्यादा काम कराते हो आफ्टर द ड्यूटी आवर्स, यू हैव टू पे फॉर दैट, you need to pay for that. That is called the remuneration of employees, means justified and fair remuneration to the employees. It means that adequate salary must be given to the employees to at least reasonable standard of living तो जी पाए वो लोग। Is it clear to everyone? तो ये हुआ तुम्हारा social responsibility। जब हम बात करते हैं कि जो employees काम करते हैं उनका health कैसा है, क्या उनको मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो दुखी तो नहीं है, वो डिप्रेस तो नहीं है, ठीक है ना, उनके हेल्थ के बारे में। जैसे मान लो कि हम काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी के खंभे पर काम करते हैं, पोल्स पे काम करते हैं, तो आप क्या ने सेफ्टी मेजर्स अपनाया है उन इलेक्ट्रिशियंस के लिए? आप उनको सेफ्टी बेल्ट्स दिए हो, उनको जैकेट्स दिए हो? अगर नहीं दिए हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब है जो नॉर्मल फुलफिलमेंट है, जैसे मान लो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कैफेटेरिया होना चाहिए, मैस होना चाहिए, खाने का प्रबंध होना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अच्छा यूरिनल्स होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे कोई बीमारी ना हो एम्प्लॉयज़ को, जिस जगह पर वो बैठते हो, जिस जगह पर काम करते हो साफ सुथरा हो, सनलाइट आना चाहिए, ये सारा चीज़ देखा जाता है। इसका मतलब नहीं वो इंसान है, वो एम्प्लॉइज है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ चल तुझे काम करना है तो तू भट्टी में काम कर, फैक्ट्री में काम कर। तो आप उनके सेहत के बारे में भी सोचोगे, उनके बारे में भी सोचोगे, तो ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? समझ में आएगा नहीं बोलो मुझे? क्लियर है? Yes, sir. ना अब दूसरा चीज मैं बताऊंगा, नेक्स्ट 6th वन बता रहा हूं। दे आर यूज्ड एज बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि जो वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग जानते हो आजकल डायनामिक वर्ल्ड हो गया, डायनामिज्म हो गया, चेंजिंग एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, हर समय फेरबदल होते रहता है, चेंजेस होते रहता है, टेक्नोलॉजी आते रहता है, काम करने का तरीका बदलते रहता है, ठीक है ना। पहले तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना कंप्यूटराइजेशन नहीं था, लेकिन आजकल कंप्यूटराइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, हम डिवाइसेस यूज करते हैं, है ना, हम अलग अलग तुम्हारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा बोलने का मतलब है कि पहले सीसीटीवी कैमराज नहीं हुआ करता था, बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ करता था, नॉर्मली लोग रजिस्टर में साइन करते थे, ठीक है ना, और तुम्हारा क्या बोलते हैं कैमरास तो होता ही नहीं था, तो लोग फिर भी काम करते थे। लेकिन जब हम साइंस को यूज करने लगे, हम साइंस को डेवलप करने लगे, आजकल तो नॉट ओनली द बायोमेट्रिक्स, हमारा ये भी होता है जो आंख से लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आई वाला जो लेते हैं नहीं क्या, स्कैनिंग, आई स्कैनिंग भी होता है, फेस रिकॉग्निशन हो गया। फेस रिकॉग्निशन के बारे में जानते हो तुम लोग? गेट ही नहीं खुलेगा जब तक आपका चेहरे का स्कैन नहीं करेगा, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है ना। दैट इज द फेस रिकॉग्निशन। वो तो बायोमेट्रिक से भी डेंजरस है। तो इसका मतलब है कि दूसरा आदमी एंट्री कर ही नहीं सकता, बड़े बड़े लैब्स में ऐसा होता है, ठीक है ना, इस तरह का तुम्हारा बनाया गया है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसा मैं एग्जांपल लेते हैं कि जो टीचर्स काम करते हैं स्कूल्स में, खाली डीएवी नहीं और भी दूसरे का लेते हैं, कि जो टीचर्स काम करते हैं उनका साल भर में ट्रेनिंग होना चाहिए, साल भर ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को, है ना। ना एजुकेशन का बात आता है। एजुकेशन का मतलब होता है जैसे मान लो कि हम काम करते तो हमको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, हम नए नए चीजों को सीखते हैं। किसको देखकर सीखते हैं? अपने सीनियर्स को देख के सीखते हैं। जूनियर सीनियर्स के साथ रहते हैं, बट सीनियर को भी साथ निभाना चाहिए जूनियर्स का, सही बात है, जूनियर को भी हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए सीनियर्स का ना। मैं तुमको कल भी बताया था कि क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? इट इज ऑडिबल और नॉट? यस सर। यस सर। तो मैं तुमको कल भी बोला था बॉन्डिंग होना चाहिए। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अलग अलग नहीं रहना। मैं तुमको बोला था टीम में काम करते हैं, ये टीम एफर्ट है। हम बहुत सारी चीजें हर दिन सीखते हैं, है ना, हर चीज सीखा जाता है, डेली सीखा जाता है। तो एक तो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। जैसे मान लो कि हर साल ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपके स्किल्स को, आपके एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
एजुकेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर होगा, या करियर ग्रोथ को लेकर होगा, या काम को लेकर होगा। तो हम एजुकेट कैसे होते हैं ना, तुम बोलोगे सर हम स्कूल आते हैं तो हम स्कूल में एजुकेशन पाते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेंसी का नंबर्स करना और बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज प्रॉब्लम सॉल्व करना, खाली इससे नहीं होता। ये इकोनॉमिक्स पढ़ना या मैथमेटिक्स पढ़ना, ये एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, जैसे पंचुअलिटी, सिंसियरिटी, है ना, ओबीडियंटली तुमको हर काम को करना, टाइम पे काम को करना, इफिशिएंटली करना, इफेक्टिवली करना। तो ये सारा चीज एजुकेशन में जाएगा ना। रिसर्च का भी बात आता है, तो यहाँ पर बात आता है कि जो बेसिस है मैनेजमेंट का, वो ट्रेनिंग के बारे में बोलता है, एजुकेशन के बारे में बोलता है, रिसर्च के बारे में बोलता है। जो कि मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह, जैसे मतलब हम बात करते हैं साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना। मैनेजमेंट भी तुम्हारा आजकल क्या हो गया, एक डिसिप्लिन की तरह काम करने लगा, मतलब एक फील्ड की तरह काम करने लगा ना। न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स में आपका आ जाएगा ऑपरेशंस रिसर्च है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जस्ट इन टाइम है, काइजन है, ठीक है ना, ये जापानीज वर्ड है काइजन, ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स है। ये सब तुम्हारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रिसर्च में जाते हैं। तो रिसर्चेस चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे रिसर्च भी हो रहा है, बहुत सारा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू मैनेजमेंट, और ये सारा पॉसिबल हो रहा है थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। इज इट क्लियर? आया समझ में कि नहीं? बोलना मुझे। यस सर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मुझे तुम लोगों को बताना था, ठीक है ना, क्या बताना था, बताने वाला हूँ कि तुम लोगों को मैं बोला था 3 चैप्टर्स का नोट्स लिखने के लिए, बोला था 3 चैप्टर्स, बोला था ना, याद है कि नहीं? यस सर। बहुत पहले बोला था। अब तुमको ट्यूसडे तक तो 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। मैं 18 मार्क्स का तुमको वर्कशीट दूंगा अकाउंटेंसी का। मैडम भी बोले नोट्स लिखना 3 चैप्टर का। पहला 3 चैप्टर का अकाउंट्स जो पढ़ाए हैं, हेड्स एंड सब हेड्स, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आप लोग 80 मार्क्स का वर्कशीट कंप्लीट करोगे, फाइल ऐड करोगे, नोट्स भी उसमें ऐड करोगे। आपने जो लिखा है उसको पीडीएफ में भेजोगे, ठीक है। जो नहीं भेजेगा मैं एब्सेंट मानूंगा। अभी भी 30 स्टूडेंट्स बोल रहा है यहाँ पर, 29 होंगे, 29 मतलब 11 स्टूडेंट्स का मैं एब्सेंट मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पे है। तो जो बच्चे हैं, अदिति खालको, आकांक्षा चौधरी, अमन डालमिया, अंजलि कुमारी, अनुष्का, और जो भी सिलेक्ट करेगा वो एब्सेंट है। आयुष साहू, आयुष यादव, आयुष्मान चौबे, गौरांगी सिंह, जिज्ञासा जोगनिया, ज्योति चौधरी, खुशबू पंडा, कोमल राय, लिलिमा लुहार, लिपिता पंडा, मुस्कान बियाला, निकिता मैती, प्राची साबू, प्रद्युम्न भुई, प्रज्वल चौधरी, प्रियंका प्रियदर्शनी नायक, रोशनी राय, शिवानी सिंह, स्नेहा कालो, श्रुति ओझा, सूरज गुप्ता, स्वाति राय एंड स्वयं राय। These are the persons present today. बट लास्ट में भी मैं देखता हूँ, ये मत सोचना कि सर लास्ट में नहीं देख रहे हैं। लास्ट में जब तुम लीव कर जाते हो बीच में से, मुझे पता चला, तो मैं उसका एब्सेंट मारा हूँ, लास्ट में उसका हिसाब किताब करूंगा पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तुमको बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, तुम लोगों से क्या मतलब मुझे। मैं सीधा पेरेंट्स को बोल दूंगा कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची इतनी अच्छी है कि बीच में पढ़ती है, बीच में चली जाती है, फिर बीच में आ जाती है, तो पार्क में घूम रही है या अम्यूजमेंट में है, एंटरटेनमेंट हो रहा है उसका, जैसे हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। तो सिंपल है, वो एब्सेंट है। मैं पहले देखूंगा, बीच में देखूंगा, और जब क्लास में लीव आउट करूंगा उस समय भी मार्क करूंगा तुम्हारा प्रेजेंट। मैं पूरे क्लास को दिखा दिया कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। जो नहीं है इस क्लास में वो एब्सेंट है, खत्म बात, उसकी बात मैं नहीं सुनूंगा। डेली हम मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। मैडम का क्लास नहीं करते, वो भी मेंटेन हो रहा है। तुम लोग बोलते हो कि हम लोग 12 बजे तक सोते हैं, हमको मतलब नहीं तुम्हारे सोने से। तुम सोना 2 बजे तक, तुम हमारा क्लास करो और सो जाओ, क्या दिक्कत, छोड़ेंगे नहीं हम। तो मैं तुमको बता दिया, अकाउंटेंसी का बता दिया, वर्कशीट 1 मिलेगा 4 चैप्टर का कंपैरेटिव कॉमन के साथ, प्लस नोट्स आपको 3 चैप्टर का लिख के उसमें ही अपलोड करना है। सेकंड, बीएसटी का 3 चैप्टर लिखना है और वर्कशीट भी करना है। बीएसटी का वर्कशीट मैं ट्यूसडे को दूंगा, अकाउंटेंसी का वर्कशीट तुमको आज मिल जाएगा हम लोगों की तरफ से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में?
यस आई सर। Yes, sir. Yes, sir. तुम ये मत सोचो कि घर में रहोगे तो सर तुमको बख्श देंगे या मैडम तुमको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल के बारे में थोड़ा जानते हैं। फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हेनरी फ्यूल है। क्लियर? तो पहले हम लोग हेनरी फ्यूल का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एफ.डब्ल्यू. टेलर का डिस्कस करेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। तो पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में बताया मैं, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल को बोलते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्लियर? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं, तुमको डिस्कस करूंगा केस स्टडीज के बारे में। ठीक है, तो फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो हेनरी फ्यूल, यहां पर देखो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में जब हम बात करते हैं तो फ्यूल से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब जो क्लासिकल का मतलब होता है जो ओल्ड होता है, जो फर्स्ट होता है। तो पहला जो मैनेजमेंट को सबसे अच्छे तरीके से समझे वो और कोई नहीं थे, वो थे हेनरी फ्यूल, है ना। और तुम लोग थोड़ा सा एस्टोनिश्ड हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे जब सुनोगे कि हेनरी फ्यूल कौन से बैकग्राउंड से थे। ठीक है ना, हेनरी फ्यूल थे साइंस बैकग्राउंड से। कौन से बैकग्राउंड से थे? विच बैकग्राउंड? Science. साइंस, टोटली साइंस बैकग्राउंड से थे हेनरी फ्यूल। ठीक है, लेकिन वो किसको कंट्रीब्यूट किए? मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट किए ना। वही एक अलग फील्ड बनाने की सोची ना। ये फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है आजकल के डेट में, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज है ना। मैनेजमेंट जो नहीं जानता है, हो सकता है कि वो अपने जिंदगी में कुछ नहीं जाना, अगर वो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, जो सब्जेक्ट आता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट ही आता है। तो मैं बताऊंगा तुमको कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट जो डेवलप किए वो है हेनरी फ्यूल सर ना। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के वो क्या थे? फादर, जन्मदाता थे, ठीक है ना। और टेलर को तुम्हें बता दिया तुमको, एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। तो वो साइंस को बेस मानते थे, साइंस के बगैर कुछ नहीं होता है फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर के हिसाब से। और सही बात भी है, आजकल हम ज्यादातर मैनेज करते हैं रिसोर्सेज, साइंटिफिक वे में ही रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ना। हम टेस्ट क्यों लेते हैं? जब एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसका एग्जाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बताओ, लिया जाता है। तुम लोग देखो कंपटीशन में भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, चाहे वो पहले जो सीए का एग्जाम होता था, सीपीटी होता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आजकल सीयूटी भी होता है। जब यूनिवर्सिटी में, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे तो सीयूटी देते हो, ठीक है। तो ये क्यों किया गया? ये साइंस के थ्रू ही किया गया, तो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। सब बात यहाँ पर आता है कि टेलर सक्सीड हुए आपका फैक्ट्री वर्कशॉप को लेकर। बोले का मतलब है फैक्ट्री एरिया तक थे वो। हम बात करते हैं कि साइंस को तो यूज किए, बट वो फ्लोर एरिया मैनेजमेंट को ज्यादा देखते थे, फैक्ट्री को ज्यादा देखते थे, क्योंकि वो फैक्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए और वो साइंस के थ्रू जाते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जनरली मैनेजमेंट कहाँ पे यूज हो सकता है, तो खाली फैक्ट्री में तो यूज नहीं हो सकता, हर जगह यूज हो सकता है। तो हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल्स है वो दुनिया के कोई भी कोने में, ठीक है ना, एक रूम में भी, एक घर में भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है ना, रेम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ कि जो फेयर डे वर्क का बात आया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का बात आया, फंक्शनल फॉरमैनशिप का बात आया, ये सब टेलर के थ्रू है। बट हेनरी फ्यूल तुम्हारा एक्सप्लेन किए हैं कि मैनेजर्स क्या काम करता है और उन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करता है अपने काम को अंजाम देने के लिए ना। इफिशिएंसी मैटर करता है वर्कर का, मैं तुमको बताया वर्कर का इफिशिएंसी मैटर करता है कि वर्कर इफिशिएंट है कि नहीं। मुझे बताओ तो इफिशिएंट का मतलब क्या है? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू यू मीन बाय इफिशिएंट?
Sir, right, doing the right work Benefit. at a minimum cost. यस, तो मिनिमम कॉस्ट में हमको काम को करना है ना, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो ये इफिशिएंसी का बात आता है। तो जब हम हेनरी फ्यूल का बात करते हैं तो हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि भाई एक चीज तो ये है कि प्रिंसिपल्स को कैसे यूज किया जाएगा और कौन सा प्रिंसिपल्स यूज होगा कि सही तरीके से काम को किया जाए। इफिशिएंसी मैटर करता है हर वर्कर का, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री सिस्टम हो। तो यहां पर बात आती है मैनेजरल इफिशिएंसी की भी बात आ जाती है, नॉट ओनली द वर्कर्स इफिशिएंसी, मैनेजरल इफिशिएंसी भी आती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अगर आपके बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, आपके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, आप हैं क्लास टीचर राकेश सर, तो आप जिम्मेदार हैं कि आपने अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है ना। कौन गाली कौन खाता है भाई? एक चीज है, तुम बोलोगे कि बढ़िया कशन में बैठे हो, तुम तो ऊंचे वाले पोस्ट में बैठे हो, मस्त मजे ले रहे हो, बढ़िया सैलरी पाते हो, मस्त ऐश में हो। वो ऐश में नहीं है मेरे भाई, वो तकलीफ में है, क्योंकि अगर वर्कर से गलती होगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? टेल मी, कौन जिम्मेदार होगा? वर्कर्स जिम्मेदार होंगे कि मैनेजर जिम्मेदार होगा? मुझे बोलो। मैनेजर। मैनेजर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई गलती अगर किसी एक से भी होता है वर्कर से, तो उसका जिम्मेदारी मैनेजर को लेना पड़ता है। तो मैनेजर पूछेगा वर्कर से, तू क्यों नहीं किया बोल के, तेरी गलती है, तो मैनेजर के सामने आंसरेबल है। बट पूरा टोटल मैनेजमेंट के सामने, ठीक है ना, कौन तुम्हारा शेयर होल्डर्स के सामने कौन होगा? मैनेजर्स होंगे। तो इसलिए मैनेजर की इफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, वर्कर की इफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, कुछ मैं सुभाष डी बुक से पढ़ा रहा हूं। नौ, अब यहां पर आता है तुम्हारा कि जब हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं तुम्हारा फ्यूल का। तो फ्यूल देखो, हेनरी फ्यूल तुम्हारा जो उनका लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है 1841 से 1925 तक, ठीक है। वो फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, मतलब वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, वो फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, और उनकी थ्योरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर को है को काफी इंपॉर्टेंस दिया। बोले का मतलब है जो हम किस तरीके से हम लेबर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्कर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी में। कब हुआ था ये बता दो मुझे, विच सेंचुरी? बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में। वो ग्रेजुएट कहां से हुए? वो माइनिंग एकेडमिक सेंट एंटीन 1860 माइनिंग इंजीनियरिंग की। मैं तुमको बता दिया था कि वो कौन से बैकग्राउंड से है, बताया था ना मैं तुमको। विच बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मतलब साइंस बैकग्राउंड से है। देखो साइंस के वो इंजीनियर थे, ठीक है, साइंस पढ़कर वो इंजीनियरिंग किए थे, इंजीनियरिंग करने के बाद वो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बने। तो इसका मतलब ये है कि भाई कितना इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, तुम लोगों को पता नहीं है। तुम लोग ये सोचते हो कि नहीं हमारा कॉमर्स में कुछ नहीं हो सकता। भाई कॉमर्स सब कुछ है मेरे दोस्त, कॉमर्स ही साइंस है, साइंस ही कॉमर्स है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर साइंस पढ़ने के बाद कंट्रीब्यूट किए हैं, सोच लो। तो बहुत बड़े मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं ये, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और ये काफी चीज दिए हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन में, बोले का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, थ्योरीज दिए हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। मैं डिस्कस करूंगा तुम लोग के साथ वन बाय वन। 19 ईयर ओल्ड, देखो 19 साल के थे तो वो माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किए थे। देखो है, तुम लोग 19 साल में क्लास 12 पास करते हो और बोलते हो भाई हम लोग बहुत पढ़ते हैं। देखे तो कितना साल के थे बताओ, कितना साल के थे? देखो लिखा हुआ है, अरे बोलते हैं 19 ईयर ओल्ड, 19 साल के थे, ठीक है ना। और वो इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे माइनिंग कंपनी कैंपेनी दे कमेंट्री फॉर शाम्बीन दाकाजावाइल। तो ये नाम था उस कंपनी का जिसमें उन्होंने माइनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है ना, इंजीनियरिंग माइनिंग स्टार्ट की थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, उसी कंपनी का वो बने मैनेजिंग डायरेक्टर। जिस कंपनी में वो स्टार्ट किए थे उसी कंपनी में बने, बाद में जाकर 1888 से लेकर 1918 तक वो बन गए वहां के, क्या बन गए बता दो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। आज भी हेनरी फ्यूल का कंपनी अच्छा चलता है, तुमको जानते हो ये बात कि नहीं जानते? मुझे पता नहीं, पता होगा,
आज के डेट मतलब 100 साल की कंपनी हो चुकी है, लेकिन आज के डेट में भी वो कंपनी अच्छे तरीके से अर्न कर रहा है, मतलब उसकी रेवेन्यू अभी भी कांस्टेंट है, यूनिक है ना। ये इनकी जो थ्योरीज है वो ज्यादातर तुम्हारा प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज। बोले का मतलब है जो कंपटीशन एंटरप्राइज के बीच में होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, उसको लेकर था। तो यहाँ पर बात आता है कि इनकी थ्योरीज ज्यादा डील करती है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए और कैसे कंपटीशन को एक अलग तरीके से सोचा जाए, ठीक है ना। तो हम कंट्रोल को प्रोडक्शन करेंगे, कंट्रोल को मतलब प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करते हो तो आप क्या कर सकते हो बताओ, आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे बोलो। इज इट क्लियर Yes, ना? sir. तो इसका मतलब पहला काम क्या है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा मेन काम होता है कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। अगर कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर लेते हो तो रिसोर्सेस तो स्केर्स है, मतलब लिमिटेड है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, अल्टरनेटिव्स है, आप रिसोर्सेस को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल मैनर है कि रिसोर्सेस को कहाँ यूटिलाइज किया जाए तो हमको कम से कम खर्चा लगेगा, और जहां सबसे कम खर्चा लगेगा वहीं पे हमको क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वही तरीके को अपनाना है। तो फ्यूल यही चीज को ढूंढे, आइडेंटिफाई की, और उन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जन्म दिया। तो अगर हम बोलते हैं फर्स्ट, वो पहला इंसान है जो कंट्रीब्यूटर है, थ्योरिस्ट है, जो कि क्लासिकल थ्योरिस्ट में आते हैं, पुराने ओल्ड में आते हैं, और उन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बोला, और सबसे पहला बोलने वाला यही इंसान था। क्या था वो? एक था तुम्हारा प्लानिंग, दूसरा क्या है देख लो, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, Organize. तीसरा है डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर वर्जन चेंज हुआ, उसके बाद बोला गया प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, और कमांड करो, कोऑर्डिनेट करो, और कंट्रोल करो, ठीक है। तो बाद में 5 फंक्शंस बन गया, 4 के जगह कितने फंक्शंस हो गए बता दो, हाउ मेनी फंक्शंस? 5 फंक्शंस, क्लियर। तो यहाँ पर 5 फंक्शंस में क्या क्या था तुम लोग को पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्या उसके बाद क्या, स्टाफिंग, बोलो, उसके बाद क्या आता है, Directing, controlling. डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शंस आते हैं, बट पहला जो 4 फंक्शंस फ्यूल ने बताया था वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और तुम्हारा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद वर्जन चेंज हुआ, उसके बाद प्लान हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, कमांड हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, और कंट्रोल हुआ। अगर फ्यूल का बात करें तो फ्यूल तुम्हारा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को डिवाइड किया है टेक्निकल और कमर्शियल, ठीक है, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो इसका मतलब है अगर हम किसी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को डिवाइड करते हैं तो वो टेक्निकल में जाएगा, कमर्शियल में जाएगा, फाइनेंशियल में जाएगा, सिक्योरिटी में जाएगा, अकाउंटिंग में जाएगा, और मैनेजरियल में जाएगा। तो फ्यूल ने 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में काफी कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट को लेकर, और उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से बताया है कि एक एंटरप्राइज को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम टेक्निकली देखते हैं, कमर्शियली देखते हैं, फाइनेंशियली देखते हैं, और सिक्योरिटी वाइज देखते हैं, अकाउंटिंग वे में देखते हैं, और मैनेजरियल वे में भी देखा जाता है। तो अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। जो क्वालिटीज है मैनेजर का, तो एक मैनेजर कैसा होना चाहिए, अगर हम बात बोलते हैं मैनेजर कैसा होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। क्या बोला मैं, कैसा होना चाहिए बता दो? फिजिकली का मतलब जानते हो ना, फिजिकली का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मॉरली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए उसका, नॉलेज होना चाहिए उसके पास, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इफ यू वांना बी द गुड मैनेजर यू possess all these qualities. What are those qualities? Physical, moral, education, knowledge and experience. ठीक है। तो ये मतलब हेनरी फ्यूल का बोलने का मतलब ये था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, he believed that the number of management principles that might help to improve an organization's operation is potentially limitless. इनका बोलने का मतलब है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो भी बनाए, चाहे मैं बना हूँ, जो हेनरी फ्यूल बोले, वो भी लिमिटलेस है। बोलने का मतलब और भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हैं। मैनेजर अपने तरीके से सोच सकता है, अपने नॉलेज से, अपने एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है,
और बिहेवियरल चेंज ला सकता है, प्रिंसिपल्स को बदल सकता है अपने मन मुताबिक, isn't it? तो मैं तुमको बताया यहाँ तक, आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद ये जो सेकंड पैराग्राफ है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। नाउ यू मे लीव द क्लासरूम। निकल जाएगा। हाँ निकाल लीजिएगा, रखिए 1 मिनट खाली। हाँ क्लास खत्म हो गया।